हेलो एवरीवन। सो नाउ विल स्टार्ट विथ मे मंथली करंट अफेयर्स। और इसमें भी हम सेम जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, साइंस एंड टेक सब कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पेज जिसमें ईरान इसराइल कन्फ्लिक्ट के बारे में दिया है। तो इसमें जो प्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें ये क्या हुआ है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी थे, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में इन हेलीकॉप्टर क्रैश ही डाइड, और इसके लिए ज़िम्मेदार इसराइल को माना जा रहा है। एंड इसमें देखो तो इसमें एक बैकग्राउंड दिया है कि इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन कैसा रहा है। तो शुरुआत में दे हैव बीन कॉर्डियल और बट लाइक लेटर आफ्टर द इस्लामिक रेवोल्यूशन इनके डिटीरियोरेट ही हुए हैं रिलेशंस। सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ शेडो वॉर आफ्टर 1979 जिनमें कि इनकी जो मिलिट्रीज रही हैं, जो भी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है वो डायरेक्ट नहीं रहा है, रैदर इनडायरेक्टली ये हो रखा है। तो अगर हम ये देखें कि ईरान और इसराइल के बीच जो ओपन वॉरफेयर है आफ्टर डिकेड्स ऑफ शेडो वॉर कैसा रहा, तो 2010 में यूएस एंड इसराइल ने स्टक्सनेट करके एक मेलिशियस कंप्यूटर वायरस बनाया था जो अटैक ताकि वो अटैक करे यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी ऑफ ईरान को। देन आफ्टर दैट 2012 में ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हो गई थी इन सम सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। और इस तरीके से काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से इनके रिलेशनशिप ख़राब ही हुए हैं ओवर द टाइम। फिर इनका इम्पैक्ट कैसा रहा इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट का, तो देखा जाए तो हर तरह के जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक सब तरह के इम्पैक्ट हुए हैं। और जो इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, तो सिंस इंडिया दोनों से ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करता है, जहाँ की इसराइल की देखा जाए, इसराइल जो है एशिया में इंडिया का फॉर इसराइल इंडिया इज़ इट्स सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन एशिया एंड 7th लार्जेस्ट ग्लोबली। और वहीं हम देखें कि ईरान के साथ, तो ईरान जो है हमारा टॉप लाइक इज़ वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ जहाँ से हम क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। तो ईरान के रिलेशंस बाकी जो मिडल ईस्टर्न नेशंस हैं उनसे अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया से दे हैव बीन रीजनल राइवल्स। इराक से इराक की पॉलिसीज़ पे इन्फ्लुएंस रहा है ईरान का, तो इनके अच्छे रिलेशनशिप हैं। फिर सीरिया जो है ईरान का एक स्टॉन्च एली माना जाता है, और इनका जो प्रेजेंट रजीम है बशर अल असद की, ये काफ़ी सपोर्टिव है ईरान के लिए। देन लेबनन जो है वहाँ पे ईरान की मेन प्रॉक्सी हिजबुल्लाह एक्टिव है, सो इससे भी अच्छे रिश्ते हैं इसके। यमन में भी हाउथी रेबल्स जो हैं इनको ईरान सपोर्ट करता है। देन टर्की के साथ जो इसके रिलेशंस है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, जहाँ की इकोनॉमिक्स टाइज़ इन दोनों कंट्रीज़ के स्ट्रॉन्ग है एक दूसरे से, वहीं कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं। वहीं यूएई के साथ देखें तो अगेन द रिलेशनशिप इज़ स्ट्रेन। अपार्ट फ्रॉम दैट कटार की बात करें तो ये रिलेटिवली गुड रिलेशन रखता है ईरान के साथ। ईरान का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए है कि इट इज़ वन ऑफ द मेजर सप्लायर्स ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। और जो हमारा चाबहार पोर्ट था जो काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट था ताकि हम रीच आउट कर सकें मिडल ईस्ट को, सो वो भी ईरान बेस्ड ही था, ईरान में ही है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट को अगर हम देखें तो इन मई 2024 इंडिया ने लॉन्ग टर्म डील साइन की ताकि वो उसको डेवलप करे और फर्दर। और इसमें चाबहार में हम देखते हैं कि मकरान पोस्ट जो है वो भी कनेक्टेड रहेगा, और 2 मेन पोर्ट जो चाबहार में थे वो थे शाहिद कलंतरी पोर्ट एंड शाहिद बेहश्ती पोर्ट। इस फिगर को हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, यहाँ गुजरात का कांडला है और यहाँ ईरान का चाबहार पोर्ट है। सो यहाँ से सी रूट के थ्रू कनेक्टिविटी है। देन यहाँ बाय रोड एंड रेल जाहिदान जो कि ईरान बॉर्डर पे है, देन यहाँ जाहिदान और ज़रांज यहाँ पे, फिर देन अफ़गानिस्तान काबुल से कनेक्टेड हो गया। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट है। वे फॉरवर्ड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अब हम आते हैं नेशनल अफेयर्स पे। तो नेशनल अफेयर्स में देखते हैं कि सबसे पहले इंटरनेट फ्रीडम इन इंडिया जो है, ये एक रिपोर्ट आई है किसके द्वारा, टेक कंपनी टॉप 10 VN ने एक डेटा रिलीज़ किया है जिसमें बोला गया है कि इंडिया इज़ द टॉप मोस्ट कंट्री जहाँ पे इम्पोजिंग इंटरनेट बैन हो रहा है, मतलब इट इज़ द टॉप मोस्ट कंट्री। तो 60% ऑफ द ऑल ब्लैकआउट्स रिकॉर्डेड इन द वर्ल्ड बिटवीन 2016 एंड 2022 हैव बीन इन इंडिया। तो ये जो सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर है इसने ये डेटा पे बोला है। और फिर इंटरनेट बैन्स की देखें तो कई केसेस में हुए, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उस समय इंटरनेट बैन हुआ। देन आफ्टर पासिंग दी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, उस टाइम भी देयर हैव बीन लाइक ये इंटरनेट शट डाउन इन द जम्मू एंड कश्मीर वैली। हियर यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है कि
जम्मू एंड कश्मीर में फिर 552 डेज़ के लिए इंटरनेट शट डाउन रहा है। वहीं मणिपुर में 200 डेज़ के लिए, कारगिल लद्दाख में 145 डेज़ के लिए इंटरनेट शट डाउन रहा है। और जो केसेस हैं वो बढ़े हैं फ्रॉम 2016 से 2022 434% बढ़े हैं, जिनका कन्विक्शन रेट बिलो 30% है, जिनको अगर डिटेन भी किया है इनके तहत। तो फिर बैकग्राउंड में है प्रोविजंस, कौन कौन से प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू इंटरनेट शटडाउन। तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में, देन CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में इसका मेंशन है, देन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड न्यू IT रूल्स 2021 में इसका मेंशन है, IT रूल्स 2021 में भी इसका मेंशन है। तो इसके अराउंड डिबेट चलती है रिगार्डिंग दी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और डिजिटल फ्रीडम हमें कितना मिला हुआ है। सो दीज काइंड ऑफ इवेंट्स मेक अस क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ फ्रीडम, स्पीच फ्रीडम इन द कंट्री। नाउ नेक्स्ट इज़ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑन EVM VVPAT वेरिफिकेशन। तो ADR एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ इट्स फुल फॉर्म इज़ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो उन्होंने ये एक पिटिशन फाइल की थी रिगार्डिंग क्रॉस वेरिफिकेशन, 100% क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए EVM वोट्स विथ वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल के साथ। VVPAT के जो स्लिप्स हैं और EVM में जो वोट्स पड़े हैं उनका क्रॉस वेरिफिकेशन 100% होना चाहिए। और उन्होंने बोला कि ये एटलीस्ट बेसिक है टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्शंस। लेकिन इस पे कोर्ट ने बोला कि ये काम करना बहुत ही ह्यूमंगस टास्क है, और अगर ऐसा होगा तो अब सिस्टम वुड ब्रिंग डाउन। तो इसमें और कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है। तो ADR को देख ले तो ADR ने पहले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए हैं थ्रू दिस पिटिशंस एंड थ्रू जुडिशरी। तो जैसे कि उन्होंने इन 1999 उनके केसेस में जब उन्होंने इंटरवेन किया तो इट लेट टू वोटर्स टू नो द बैकग्राउंड ऑफ कैंडिडेट्स। दैन नोटा का इंक्लूजन भी इनका इनिशिएटिव था। दैन जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को चैलेंज किया था तो इन्होंने ही किया था। दैन EVM के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि EVM में 2 यूनिट्स होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होती है और एक बैलेट यूनिट होती है। एंड इसमें स्टेप वाइज दिया है कि कैसे जो कि ऑफिसर्स होते हैं जिनको सिखाया जाता है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, वो कैसे कंडक्ट कराते हैं, और मेंटेनिंग इट्स लाइक मेकिंग इट लाइक न्यूट्रली दे कंडक्ट दैट। और इसमें कोई पहले से एनी प्री पुट इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, और दे आर नॉट कनेक्टेड टू एनी आउटसाइड इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। और फिर हम देखें यहाँ पे तो इन डेप्थ में दिया हुआ है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स डिसीजंस बाय सुप्रीम कोर्ट। तो 1977 के लैंडमार्क केस ऑफ मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमीशन, इसमें अफर्म किया गया था दैट द राइट टू वोट इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड हेल्ड दैट एनी आर्बिट्ररी डिप्रावेशन ऑफ राइट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दैन ADR इन 2002 इसमें डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हुआ था। दैन लिली थॉमस केस जो था, इसमें डिलेइंग द डिस्क्वालिफिकेशन अंटिल सच अपील्स आर ऑफ जस्टिस, ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेटर के रिगार्डिंग था। और भी इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा दिया हुआ है अभी जो हम पढ़ रहे हैं। देन कम्स इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो कि न्यू QS रैंकिंग में आई हैं। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हर साल आती हैं, और इनको स्टेम सब्जेक्ट्स, बायोलॉजिकल साइंसेस और बिजनेस स्टडीज़, इन सब के बेसिस पे रैंकिंग किया जाता है हायर एजुकेशन जो हो रहा है। तो इस बार देखा गया कि इंडिया की 69 इंडियन यूनिवर्सिटी ने 454 एंट्रीज़ में अपना मार्क, मतलब 450 इनका नाम है। सो देयर हैव बीन 19.4% इंक्रीज़ फ्रॉम लास्ट ईयर्स 355 एंट्रीज़। इनमें भी जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है उनमें से 69 में से 47 इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हैं। एंड एशिया में देखा जाए तो इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ आई हैं इसमें। और कॉलेज वाइज देखा जाए तो IIT बॉम्बे की रैंक 95th है इन केमिस्ट्री, IIT मद्रास की 44th है व्हेन इट कम्स टू एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग। एंड 18 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का रैंक हुआ है टॉप 100 में इन मल्टीपल सब्जेक्ट्स। ओके, एंड ऑल्सो इंडियाज़ हाईएस्ट रैंक इज़ 20th which has been secured by Jawaharlal Nehru University for Development Studies. Next highest ranked university is IIM Ahmedabad. और QS के बारे में देखें तो ये फाउंडेड बाय नुंजियो काकरेली 1990 में, और पार्टनर विद टाइम्स इन 2004 फॉर यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। NIRF जो है ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है, और अभी तक इसके 7 एडिशन्स हो चुके हैं।
और जो NIRF है जो इन कैटेगरीज़ को कवर करती है वो है ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, परसेप्शन, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो इन सभी 5 पैरामीटर में, इन ईच ऑफ दिस 5 पैरामीटर्स हैव 2 to 5 सब पैरामीटर्स, a total of 16 to 18 सब पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर रैंकिंग ऑफ HEIs। जो कि हाईलाइट्स है इन इंडियन रैंकिंग से वो हैं IIT मद्रास फर्स्ट पोजीशन है ओवरऑल कैटेगरी में, IISc बेंगलुरु यूनिवर्सिटी ये टॉप कैटेगरी में है, IIM अहमदाबाद इन मैनेजमेंट सब्जेक्ट, देन एम्स न्यू दिल्ली टॉप स्लॉट इन मेडिकल, ऐसे करके बाकी इंस्टीट्यूट्स भी हैं। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। तो राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार रिकग्नाइज़ किया है कि जो हमारा एक राइट है अगेंस्ट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, और इसको राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वालिटी में आता है ये। और इसका बैकग्राउंड देखें तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उनको प्रॉब्लम होती है जो ओवरहेड केबल्स वगैरह होते हैं, तो जिनकी वजह से जो उनका बचा खुचा नंबर भी है वो भी थ्रेट में है। सो इसके ही उपलक्ष्य में इन्होंने ये जजमेंट आई है। एंड इन चीज़ों को बाकी आई डोंट थिंक सो इतना इम्पॉर्टेंट है। बाकी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो है आर्टिकल 48A का भी पार्ट है। 48A जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर है, और इन्वायरमेंट इन द आइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अब देखें तो 14, 21 राइट टू हेल्थ, एंड देन आर्टिकल 51A, आर्टिकल 48A, ये सारे इसमें कवर हो जाते हैं। एक एक करके जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड जजमेंट्स इंपॉर्टेंट रही हैं वो इसमें मेंशन हुआ है। फिर हम आते हैं वेरियस स्टेप्स जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए इंडिया में किया गया है, इंडियाज़ रिस्पॉन्स। तो इंडिया ने NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लाया है, कौन से ईयर में? 2017 में। देन नेशनल ग्रीन एनर्जी फंड केम इन 2010, जिसमें कि इनिशिएटिव्स ऑफ फंडिंग रिसर्च के लिए फाइनेंसिंग की गई, प्रमोट किया गया। देन पेरिस एग्रीमेंट जो जहाँ पे बात की गई थी कि 35% बिलो 2005 लेवल्स बाई 2030 ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इंटेंसिटी रिड्यूस करनी होगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी ऐसी बातें हैं। देन 5 पॉइंट प्लेज और पंचामृत जो कि ग्लासगो COP में हुआ था इन 2021 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देन ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट ये रिलीज़ किया है WHO ने, और इसमें बोला गया है कि TB जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट इन्फेक्शियस किलर है ग्लोबली, एंड इंडिया अकाउंटेड फॉर द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ हेपेटाइटिस B and C आफ्टर चाइना। तो हेपेटाइटिस क्या होता है? ये लिवर का इन्फ्लेमेशन होता है, एंड इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लाइक बढ़ ही रहे हैं लोग फॉर दिस डिजीज़, लाइक अ टोटल ऑफ 3.5 करोड़ केसेस। इंडिया अकाउंटेड फॉर 11.6% ऑफ द टोटल डिजीज़ बर्डन, और जो 5 मेन स्ट्रेन्स थे हेपेटाइटिस के वो थे A, B, C, D and E। B and C लेड टू क्रोनिक डिजीज़। देन नेक्स्ट बैकग्राउंड देखिए तो हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। हेपेटाइटिस कैन बी अक्यूट, शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन और क्रोनिक लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, और सम अदर टाइप्स अगर देखें तो हेपेटाइटिस वायरस A, B, C, D and E। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस भी एक होता है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो इनिशिएटिव जो लिए गए हैं, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू कंट्रोल हेपेटाइटिस है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो कि 2018 में आया था। देन इंडियाज़ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये भी इम्पॉर्टेंट रहा है। देन यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज, स्वच्छ भारत मिशन, ये सब इसके पार्ट है। यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट, तो इसमें टू रिकग्नाइज रिसेंटली मार्च में 6 न्यू साइट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश हैज़ बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट। तो वो 6 प्लेसेस कौन से हैं मध्य प्रदेश के? तो ग्वालियर फोर्ट है एक, जो कि राजपूत वॉरियर सूरज सेन ने 6th सेंचुरी AD में बनाया था, और ग्वालियर फोर्ट के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि तेली का मंदिर, चतुर्भुज टेम्पल, सास बहू टेम्पल्स, गुरुद्वारा, दाता बंदी छोर। एंड दमनार केव्स, ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे केव्स, स्तूपास ये सब मिलेंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे एक स्टैचू भी है गौतम बुद्ध की, निर्वाणा पोज, और एक बाड़ी कचहरी और भीमा बाज़ार है, ये पॉपुलर है टूरिस्ट के बीच में। 2 हिस्टोरिकली नोन एज चंदन नगरी महावीरा, द साइट्स मॉडर्न नेम इज़ धमनार, और जो कि ओरिजिनेट होता है शिवाइटम धर्मनाथ से।
तो धर्मनार केव्स है। देन भोजेश्वर महादेव टेम्पल, ये भोजपुर में है और इसको सोमनाथ ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है। राजा भोज ऑर्डर्ड कंस्ट्रक्शन इन 11th सेंचुरी, अराउंड 11th सेंचुरी इन भोजपुर विलेज। फिर अगली साइट है रॉक आर्ट साइट ऑफ चंबल वैली। यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ रॉक आर्ट साइट है इन चंबल बेसिन और ये MP, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्प्रेड है। फिर है खूनी भंडारा बुरहानपुर, यहाँ पे वन ऑफ अ काइंड वाटर सप्लाई है। खूनी और कुंडी भंडारा इज़ लोकेटेड इन बुरहानपुर। देन गोंड मॉन्यूमेंट्स मांडला, ये रामनगर इन मांडला डिस्ट्रिक्ट में है। व्हाट इज़ द टेंटेटिव यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? टेंटेटिव लिस्ट में इट इज़ बिकॉज इसमें फोरकास्ट दिया रहता है कि इट मे डिसाइड टू सबमिट फॉर इंक्रिप्शन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, मतलब 5 to 10 ईयर्स के अंदर इनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला जा सकता है। और हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया की बात करें तो करेंटली 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिनमें से 34 कल्चरल कैटेगरी में है, 7 नेचुरल और 1 कंचनजंगा जो है वो मिक्स टाइप में है। मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इटली में है 59, देन चाइना में 57, जर्मनी में है 52, फ्रांस में 52, स्पेन में 50। जो फर्स्ट साइट्स जो इंक्लूडेड थी वो थी अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। जो मोस्ट रिसेंट है वो है शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल बाई रविंद्रनाथ टैगोर और एंड ऑल्सो द होयसलास के जो सीक्रेट असेंबल्स थे वो भी यहाँ पे लिस्ट दी गई हुई है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर हम आते हैं इंडियाज़ न्यू पोस्ट ऑफिस खुला है अंटार्कटिका में। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इसको इनाग्रेट किया था एट द भारती रिसर्च स्टेशन, जो कि अंटार्कटिका में है। इतना ही जानना ज़रूरी है। बाकी NCPOR जो है इसी पे काम करती है, ये गोवा की इंस्टीट्यूट है। और एक बार देख लेते हैं 1984 में अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री बेस बना था, रिसर्च सेंटर हमारा। फिर 89 में ये सबमर्ज हो गया था आइस में, तो 1990 में मैत्री बना और जो सबसे रिसेंट है वो भारती है। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती इज़ द मोस्ट रिसेंट वन। यहाँ पे एक सागर निधि भी है, ये आइस क्लास वेसल है एंड इट इज़ द फर्स्ट इंडियन वेसल टू नेविगेट अंटार्कटिक वाटर्स। फिर इसी के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो इंडियन अंटार्कटिक एक्ट 2022 आया था, जिसमें वहाँ की अंटार्कटिक गवर्नेंस और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कुछ जो गवर्नमेंट करना चाहती है वो इसमें डिस्क्राइब था। देन कम्स इंडिया सिक्योर्स द ओवरसीज पोर्ट ऑफ सितवे। तो सितवे का जो पोर्ट है वो म्यांमार में है और इंडिया ने उस पर कंप्लीट कंट्रोल रखा है। और इसके अलावा इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि जो कालादान रिवर है उसी के उस पर आता है। लेकिन इसको अगर हम देखें तो सितवे यहाँ पे है और सितवे पोर्ट पे अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो हम इस सी रूट से यहाँ तक म्यांमार में जा रहे हैं। ओके, मतलब सॉरी, ये तो इंडिया का पार्ट है इस और। तो यहाँ म्यांमार में हमने एंट्री की और इसमें भी 3 रूट है। जो सी रूट है वो कोलकाता से सितवे तक जाएगा, सी रूट। फिर रिवर रूट जो है सितवे से पलितवा तक जाएगा, यहाँ पे रिवर बह रही होगी कोई। देन रोड रूट जो है पलितवा से इंडो म्यांमार बॉर्डर पे, पलितवा से इंडो म्यांमार बॉर्डर पे जाएगा। और ये जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है वो इसी को बोलते हैं, कालादान वहाँ की रिवर का नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इंडिया की, उसके लिए टू इंक्रीज आवर कनेक्टिविटी, रिड्यूस टाइम टू रीच आउट टू अवर नॉर्थ ईस्ट। अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम और देखें तो नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया ने 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्री कवर लूज़ किया है। सो ये क्यों लूज़ किया है? सो 27.72% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया है, जो इतना ये दिखा रहा है कि इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो 21.72% है। एंड की हाईलाइट्स इस रिपोर्ट किया है इन 2023 इस इंडिया ने 134 kHa ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट लॉस्ट किया। 5 स्टेट्स जो हैं मोस्टली उनमें ही 60% ट्री लॉस हुआ। इनमें से असम का मैक्सिमम था, देन मिज़ोरम, अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर। तो हम देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वही हैं इसमें। देन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑफ इन इंडिया जो है वो सेकेंड हाईएस्ट है वर्ल्ड वाइड। उड़ीसा के में हाईएस्ट रेट ऑफ ट्री कवर लॉस हो रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ग्लोबल ट्री कवर गेन कहाँ पे हो रहा है? तो रशिया, कनाडा, USA, ब्राज़ील एंड चाइना। देन वी कम टू सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस। तो क्वीन ऑफ भूटान जो हैं उन्होंने ये एफर्ट एक शुरू किया है, मार्किंग इट हिस्टोरिक मोमेंट। ये कॉन्फ्रेंस है, एक 2 डे कॉन्फ्रेंस थी जो कि अर्थ डे पे हुई थी और नेक्स्ट डिकेड ऑफ कंजर्विंग टाइगर्स एंड हैबिटेट्स के उसमें। तो एक स्टेटमेंट जारी किया गया था रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के द्वारा। बाकी और देखिए तो इसमें इसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि
ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये 1992 का जो अर्थ रियो समिट था उसमें निकल के आया था। और अगर इंडिया के इनिशिएटिव्स देखें टाइगर के लिए तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था। NTCA जो है ये सुपरवाइजिंग एजेंसी है। पहला टाइगर सेंसस 2006 में हुआ था और जो करंट 2022 का सेंसस था इसमें 3682 टाइगर्स पाए गए जो कि 24% मोर देन है 2018 सेंसस से। देन वी कम टू इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो ILO ने रिलीज़ किया एक रिपोर्ट इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन चेंजिंग क्लाइमेट। तो इसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ वर्ल्ड वाइड कैसे अफेक्ट हो रही है इसकी वजह से मैंशन है। एंड इसमें कुछ ऐसे प्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो है नहीं और बाकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से हम क्या समझते हैं वो लिखा है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें कि सेफ्टी हेल्थ और वेलफेयर ऑफ पीपल एट वर्क, जो काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी हेल्थ और वेलफेयर के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ बोलते हैं। और इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे एक्ट्स और लेजिस्लेशंस पास हुए हैं ताकि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इंश्योर की जा सके वर्क प्लेसेस पे, जैसे कि फैक्ट्रीज़ एक्ट, माइंस एक्ट, डॉक वर्कर्स एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, देन OSH ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, ये सारी चीज़ें वो रखी हैं इस एरिया में। अब हम आते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। तो SIPRI एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बोला है कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे टॉप आर्म्स इम्पोर्टर है। तो SIPRI है कौन? ये एक स्वीडिश थिंक टैंक है। एंड इसमें देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग, SIPRI के रिसर्च के अकॉर्डिंग जो टॉप 5 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं वो है USA, देन USA, फ्रांस, देन रसिया, चाइना एंड जर्मनी। ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें भी USA का 42% ग्लोबल शेयर है। और वहीं हम जब बात करते हैं इंपोर्ट्स की तो इंपोर्ट्स में इंडिया फर्स्ट है। इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है विथ 9.8%, देन सऊदी अरेबिया, कटार, यूक्रेन और पाकिस्तान। तो इसमें हमने देखा SIPRI जो है इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि 1966 में बना था एंड ये स्टॉकहोम बेस्ड है। बाकी हम देखते हैं इस रिपोर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया में। तो इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इम्पोर्टर एंड इम्पोर्ट्स जो हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड हैव गॉन बाई 4.7%। बजटरी एलोकेशन जो है डिफेंस मिनिस्ट्री का वो 6.2 लाख करोड़ है। एंड इंडिया ने लेकिन मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच रखा है ताकि आर्म इंपोर्ट रिड्यूस कर सके, जैसे कि सेल्फ रिलायंस पे ध्यान देना मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के तहत, जिसमें कि हम पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेंगे, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी करेंगे, देन इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। और एक सृजन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा, जो कि एक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा ताकि इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा हम देखें तो आर्म सप्लायर्स का डाइवर्सिफिकेशन भी एक इशू है इधर, कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपने आर्म्स सप्लायर्स डाइवर्सिफाई करें। लाइक अर्लियर रशिया काफ़ी प्राइमरी आर्म सप्लायर था इंडिया का, ऑलमोस्ट लाइक 36%, लेकिन इंडिया अब फ्रांस, USA, इसराइल इन सभी से डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने अलाइंसेस। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। फिर चैलेंजेस क्या हैं इसमें? बिल्डिंग रोबस्ट इंडस्ट्री, बैलेंसिंग रिलेशनशिप, बाकी चीज़ें। और फिर अभी फर्स्ट ट्राइलेटरल समिट हुआ है बिटवीन USA, जापान और फिलीपींस। ये कहाँ पे हुआ था? वॉशिंगटन DC में हुआ था और मेन मुद्दा था मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। सो ये मैरीटाइम फोर्सेस ने एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज भी की थी और मेन इश्यूज़ था इनका साउथ चाइना सी रिलेटेड, जिसके कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें हुई थी। लाइक इधर हम देखें तो they have agreed to cooperate on establishing next generation open radio access network communication in Philippines। तो यहाँ पे हम देखें तो फिलीपींस यहाँ पे है, जापान कहीं उधर है, एंड ये जो है साउथ चाइना सी का देख रहे हैं, ये काफ़ी इश्यूज़ यहाँ पे हमेशा रह रहे हैं। देन ओशन डेकेड कॉन्फ्रेंस। तो ओशन डेकेड कॉन्फ्रेंस जो है 2024 की, ये अप्रैल 10 से 12 2024 हुई है बार्सिलोना स्पेन में, and it was co-organized with UNESCO's Intergovernmental Oceanographic Commission। बैकग्राउंड देखें तो UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development इन्होंने भी शुरू किया था। देन इंडिया का पोजीशन क्या ओशन डेकेड पे? तो ओशन डेकेड एक आप समझ लीजिए कि इसमें रिव्यू की जाती है प्रोग्रेस मेड इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ UN Decade of Ocean Science।
इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इंडिया का क्या पोजीशन रहा है, इंडिया में भी कॉन्फ्रेंस हुई थी हैदराबाद में, इंडियन ओशन रीजनल डेकेड कॉन्फ्रेंस। फिर नेक्स्ट है कच्छातीपू आइलैंड, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो ये कंट्रोवर्सी जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में है, इसके अराउंड रहती है। ये एक आइलैंड है और ये अनइनहेबिटेड ऑफशोर आइलैंड है, सिचुएटेड इन पाक स्टेट। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, लाइज नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामेश्वरम। ये देखिए, ये रामेश्वरम है और यहाँ पे कच्छातीपू है। ये रहा कच्छातीपू, ये देख पा रहे होंगे, और ये रामेश्वरम है। तो इसमें यही था। और ये एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है और देयर वाज एन एग्रीमेंट इन 1974 जिसके तहत कुछ कच्छातीपू को इंडिया ने सीड कर दिया था श्रीलंका को टू रिजॉल्व मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट। और इस मैरीटाइम डिस्प्यूट के बारे में बात की गई है। वही एक वेज बैंक है। वेज बैंक जो है वहाँ पे इट इज़ साउथ ऑफ कन्याकुमारी और एक मरीन हॉटस्पॉट भी है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स। तो ये इंडिया के अंडर आता है जो वेज बैंक है। ये जो 1976 के एग्रीमेंट में हुआ था, तो वेज बैंक लाइज विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट भी रहा है इसमें। लाइक इन 2008 जयललिता ने फाइल की थी पिटिशन कि क्लेम करने के लिए कि कच्छातीपू आइलैंड बिलोंग टू इंडिया, बट इन अगस्त 2014 दैट मैटर वॉज क्लोज एंड इट वुड रिक्वायर्ड वॉर टू गेट द आइलैंड बैक। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पे कहा था। देन यूएन क्लॉज जो है, ये मैरीटाइम जो टेरिटोरियल क्लेम्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके लिए एक ट्रीटी है। तो इन्होंने टेरिटोरियल सी का डेफिनेशन दिया है कि अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इट कैन एक्सटेंड बियॉन्ड EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज इंटरनेशनल वाटर्स को बोलेंगे। तो यहाँ पे हम डायग्राम में समझ सकते हैं इस चीज़ को कि 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी है। फिर 12 नॉटिकल माइल्स से ये 200 माइल्स जो नॉटिकल माइल्स है, ये इस ज़ीरो से है। सो अप टू हियर 200 नॉटिकल माइल्स, तो इसके बीच जो है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। फिर इसके पार हाई सीज आ जाता है। मेनली हम देखते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये तो वैसे जोग्राफिकली डिफरेंट हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेजरली यही है 12 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स और उसके आगे पीछे। देन मैरीटाइम डिस्प्यूट्स ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज़। इंडिया का बांग्लादेश के साथ भी कुछ मैरीटाइम डिस्प्यूट है और पाकिस्तान के साथ भी है। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर नेटो ने अपनी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। नेटो क्या है? एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है ऑफ कंट्रीज़ फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। इसके हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और वाशिंगटन ट्रीटी जो साइन हुई थी उसके तहत ये हुआ था। और इसकी एक सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 5 ऑफ द वाशिंगटन ट्रीटी। इसमें बोला जाता है कि अगर एक पे भी हमला होगा तो नाटो की सारी मतलब जो जिन्होंने साइन किया है तो दे विल प्रोटेक्ट देयर सोवरेनिटी। इससे रिलेटेड बात की गई है इसमें। देन बाकी आई थिंक वेरी डिस्क्रिप्टिवली दिया गया है। तो दिल्ली का जो IGI एयरपोर्ट है 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। पहले नंबर पे हार्टफिल जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल पोर्ट है। अटलांटा ये जो है वर्ल्ड का बिजिएस्ट पैसेंजर हब है। दुबई की रैंकिंग अब 2 पे हो चुकी है। दुबई इंटरनेशनल रैंकिंग नंबर 2 स्पॉट विद 87 मिलियन पैसेंजर्स। उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में, मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट 15। और सेकंड पे गुजरात आता है विथ 10 एयरपोर्ट्स। कर्नाटका महाराष्ट्र स्टैंड्स थर्ड विथ 9 एयरपोर्ट्स। तो याद रखना है ये चीज़। देन रशियन पीस कीपिंग ट्रुप्स जो हैं वो विड्रॉ कर ली गई हैं अजरबैजान के नागोर्नो कराबाख रीजन से। सो ये हम देख सकते हैं कि ये अजरबैजान है, आर्मीनिया है और ये नागोर्नो कराबाख रीजन है। तो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट रहता है। तो रशिया ने अपनी वो पैसिफाई करने के लिए सिचुएशन वहाँ पे रशियन आर्मी रखी थी काफ़ी समय से, बट नाउ दे हैव आज देम कॉल्ड देम बैक। फिर हम आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स में कुछ जो इम्पोर्टेंट है। तो चेंगन ट्रैवल जोन में रोमानिया और बुल्गारिया ने भी ज्वाइन कर लिया है। चेंगन एरिया जहाँ पे एक वीज़ा चलता है, मतलब चेंगन वीज़ा जो है कॉमन, एक वीज़ा पे आप पूरा यूरोपियन कंट्रीज़ घूम सकते हो। उन कंट्रीज़ में अब रोमानिया और बुल्गारिया भी आ गया है एंड द ट्रेवलर्स कैन मूव फ्रीली बिटवीन दीज कंट्रीज़, जो चेंगन एरिया होता है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ यूरोपियन कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन। फिर नेपाल और इंडिया के बीच इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव हुआ था एट नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान नेपाल अलॉन्ग विथ दिल्ली सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी एंड इंडिया फाउंडेशन। इसके अलावा यूएई का जो मज़दार होस्टेड वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट हुआ और ये समिट अबू धाबी यूएई में हुआ। अपार्ट फ्रॉम इट सऊदी अरेबिया सेंड्स फर्स्ट कंटेस्टेंट टू मिस यूनिवर्स पेजेंट। पहली बार दे हैव अलाउड एनी
कॉम्पिटिटर फ्रॉम देयर कंट्री टू गो एंड पार्टिसिपेट। फिर ऑपरेशन इंद्रावती किससे रिलेटेड है, तो जो इंडियंस हाइती में फंसे थे उनसे रिलेटेड है। टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्रॉम टर्मोइल स्ट्रिकन हाइती टू द नेबरिंग डोमिनिकन रिपब्लिक। तो हम देख सकते हैं हाइती कहाँ पे है, अटलांटिक ओशन के अंदर है, यहाँ पे ऑपरेशन इंद्रावती हुआ था। फिर पोखरा जो है नेपाल का टूरिज़्म कैपिटल डिक्लेयर किया गया है, और इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं। बरही घाट जो कि पहवा लेक के शोर्स पे है, एंड इट इज़ पोखरा को देखा जाए तो इट इज़ अ डेस्टिनेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड एडवेंचर। फीवा लेक वहाँ पे है। देन नेपाल होस्ट फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज़्म कॉन्फ्रेंस। फिर उसके बाद बाल्टीमोर ब्रिज डिज़ास्टर यूएसए में हुआ था, जहाँ पे एक ब्रिज कोलैप्स हो गया था क्योंकि क्रैश कर गई थी शिप उसके अंदर। इसमें इंपॉर्टेंट है पता पस्को रिवर थी इन बाल्टीमोर। देन जनरल मनोज पांडे ने इनॉग्रेट किया है हाईटेक आईटी लैब उज्बेकिस्तान में। नाउ वी कम टू इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि हम पार्ट 2 में कवर करेंगे।